सोचिए, एक न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र के हजारों फीट नीचे, उसके ऊपर की दुनिया से उसका कम्युनिकेशन टूट चुका है। जमीन पर मौजूद मिलिट्री कमांड सेंटर्स काम नहीं कर रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी प्रभावित हो चुका है। और उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी होता है। सवाल है, वो आदेश उस सबमरीन तक पहुंचेगा कैसे? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और यहीं से कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जो ना फाइटर जेट है, ना बॉम्बर है और ना ही कोई ट्रेडिशनल स्पाई प्लेन। लेकिन इसके बावजूद यह अमेरिका के पूरे न्यूक्लियर कमांड सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका नाम है E-130 फीनिक्स 2। अमेरिका इस नए एयरक्राफ्ट को अपने न्यूक्लियर कम्युनिकेशन नेटवर्क में शामिल कर रहा है। तो सवाल उठता है, अचानक ऐसा क्यों? क्या अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर का डर है? क्या अमेरिका को किसी बड़े न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट का खतरा दिखाई दे रहा है? और आखिर इस एयरक्राफ्ट की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों महसूस हुई कि पुराने E-6B मर्करी को रिप्लेस करने के लिए अरबों डॉलर का प्रोग्राम शुरू किया गया? आइए पूरी कहानी समझाता हूं। पहले समझिए टेकामो क्या है। टेकामो का मतलब है टेक चार्ज एंड मूव आउट। नाम जितना ड्रामेटिक है, उसका काम उससे भी ज्यादा गंभीर है। टेकामो का मूल उद्देश्य है अमेरिका के टॉप लीडरशिप और उसके स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस के बीच कम्युनिकेशन को जिंदा रखना, खास तौर पर उन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के साथ जो समुद्र के अंदर छिपी होती है। अमेरिका की न्यूक्लियर डेटरेंस का एक बड़ा आधार यही सबमरीन्स है, क्योंकि इन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होता है। मतलब अगर किसी दुश्मन ने अमेरिका की जमीन पर मौजूद न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स या कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर भी दिया तो समुद्र में मौजूद सबमरीन बची रह सकती है। और यही न्यूक्लियर डेटरेंस का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यानी अगर आप पर न्यूक्लियर हमला हो भी जाता है तो आपके पास जवाब देने की क्षमता फिर भी बची रहे। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, कम्युनिकेशन। सबमरीन्स के पास न्यूक्लियर मिसाइल हो सकती है, लेकिन अगर उसे कमांड ही नहीं मिले तो वो न्यूक्लियर मिसाइल किस काम की? इसीलिए टेकामो सिस्टम बनाया गया कि अगर वॉशिंगटन और जमीन पर मौजूद कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो जाए, यानी जमीन पर वो ऑफिस जहां से न्यूक्लियर सबमरीन्स को ये राष्ट्रपति आदेश दे सके कि भाई तुम मिसाइल लॉन्च कर दो, वो ऑफिस ही ध्वस्त हो जाए, वहीं पर कोई मिसाइल गिर जाए, तब भी सबमरीन्स तक आदेश पहुंचाने का रास्ता बचा रहे। देखिए कितनी दूर का दिमाग लगाया है। अब सवाल है कि आखिर एयरप्लेन्स की जरूरत क्यों? यहां कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। समंदर में मौजूद सबमरीन तक सिग्नल पहुंचाना सामान्य मोबाइल फोन कॉल जैसा नहीं है कि आपने भाई साहब फोन उठाया, टक 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 डायल किया, हाँ जी मिसाइल लॉन्च कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। सबमरीन पानी के अंदर होती और रेडियो वेव्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पानी में अलग तरह से बिहेव करती है। इसीलिए टेकामो मिशन में वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी VLF कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स लंबी दूरी तय कर सकते हैं और कुछ हद तक सी वाटर में पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी समंदर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि इतनी लो फ्रीक्वेंसी के लिए एंटीना बहुत बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा कि उसे जमीन पर तो लगाया जा सकता है, लेकिन एयरक्राफ्ट पर ट्रेडिशनल एंटीना की तरह लगाना मुश्किल है। फिर यहां आते हैं इंजीनियर्स, यहां आती है फिजिक्स। इंजीनियर्स ने इसका एक बेहद अनयूजुअल सॉल्यूशन निकाला। एयरक्राफ्ट के पीछे एक लंबी ट्रेलिंग वायर एंटीना, यानी एक ऐसा एंटीना जो एयरक्राफ्ट के पीछे हजारों फीट लंबा हो। एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और उसके पीछे हजारों फीट लंबा वायर एंटीना हवा में तैर रहा है। ये एयरक्राफ्ट को एक तरह के फ्लाइंग रेडियो टावर में बदल देता है। टेकामो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसकी शुरुआत कोल्ड वॉर के दौर से हुई। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन अपने चरम पर था। उस दौर की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ ये नहीं थी कि किसके पास कितने न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, एक दूसरी चिंता भी थी, अगर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो कमांड सिस्टम बचेगा कैसे? क्योंकि न्यूक्लियर वॉर में सबसे पहले कम्युनिकेशन और कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो सकते हैं। अगर किसी को आप पर हमला करना होगा तो सबसे पहले उस जगह हमला करेगा जहां से आप उस पर हमला पलट के कर सको, जिस पर आप उस पर दोबारा हमला कर सको। इसलिए अमेरिका ने एयरबोर्न कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए। शुरुआत में C-130 हर्क्यूलिस फैमिली के एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया गया।
बाद में यही मिशन ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट तक पहुंचा और फिर आया E6 मर्क्यूरी। E6 मर्क्यूरी आपको पैसेंजर एयरक्राफ्ट जैसा लग सकता है, असल में इसके अंदर का सिस्टम पूरी तरह अलग है। ये एक एयरबोर्न न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म। E6B मर्क्यूरी टैकामो मिशन के तहत नेवी की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स के लिए कमांड रिले का काम करता है। लेकिन E6B अब बूढ़ा हो रहा है। ये एयरक्राफ्ट कई दशकों पुराना है और न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एयरक्राफ्ट पुराना है लेकिन कुछ साल और चला लेंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है। ये उस सिस्टम का हिस्सा है जिसका काम है सबसे खराब परिस्थितियों में, सबसे विषम परिस्थितियों में, युद्ध जैसे हालात में भी कम्युनिकेशन बनाए रखना। और यही से आता है फिनिक्स 2। फिनिक्स यानी वो पक्षी जो राख में फिर जन्म लेता है। और उसमें एक हिस्टोरिकल रेफरेंस भी, क्योंकि टैकामो मिशन कभी C-130 पर प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ था और अब मिशन फिर से C-130 फैमिली में लौटता है। ये जो फिनिक्स 2 है ये उसी प्लेटफॉर्म पे बनाया जा रहा है। नेवी ने अगस्त 2025 में ऑफिशियली इसका नाम फिनिक्स 2 घोषित किया था। लेकिन ये कोई साधारण C-130 नहीं है। इसके अंदर सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। इसमें मॉडर्न डिजिटल एवियोनिक्स है, सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन और रिडंडेंट कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। मतलब साफ शब्दों में समझाता हूं, सरल भाषा में मतलब यह है कि अगर कम्युनिकेशन का एक रास्ता फेल हो जाए तो दूसरा रास्ता उपलब्ध है। और यही इस एयरक्राफ्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे अच्छी खासियत है। सर्वाइव करने की क्षमता, यानी युद्ध की सबसे खराब स्थिति में भी यह सिस्टम काम करता है। अमेरिकी नेवी की मौजूद टैकामो फ्लीट पे 16 E6B मर्क्यूरी एयरक्राफ्ट हैं, जिन्हें आमतौर पर हम लोग डूम्सडे प्लेन्स कहते हैं और इस फ्लीट को डूम्सडे फ्लीट कहा जाता है। लेकिन अब इनकी जगह 31 यानी लगभग 2 गुने E-130 फिनिक्स 2 लेने जा रहे हैं। और यही से ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका सच में न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है? अपनी डूम्सडे फ्लीट को बढ़ाकर 2 गुना क्यों कर रहा है? इसका जवाब मिलता है अमेरिकी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट से, जिसके मुताबिक अमेरिका अपनी पूरी न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन यानी NC3 आर्किटेक्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है। यानी मामला सिर्फ एक एयरक्राफ्ट का नहीं है, अमेरिका अपने पूरे न्यूक्लियर कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर बैटलफील्ड के हिसाब से तैयार कर रहा है, बदल रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस समय फिनिक्स 2 आ रहा है उसी समय ग्लोबल न्यूक्लियर एनवायरनमेंट भी बदल रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, नए ग्रुप्स बन रहे हैं। अमेरिका की खिलाफत बहुत ज्यादा और मुखर हो गई है। अमेरिका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई जंग में उलझा हुआ है। अमेरिका के सामने सिर्फ रशिया नहीं है, चाइना और ईरान भी है। चाइना तो तेजी से अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। मतलब न्यूक्लियर कमांड सिस्टम को अब सिर्फ पुराने कोल्ड वॉर सिनेरियो के लिए तैयार नहीं रखा जा सकता, उसे ऐसे इन्वायरमेंट के लिए तैयार करना होगा जहां एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ चाइना है और जैसा कि मैंने कहा ईरान भी है, जो कि अब अमेरिका का कट्टर दुश्मन तो है ही लेकिन परमाणु बम भी बनाने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए फिनिक्स 2 को एक तरह से अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का इंश्योरेंस पॉलिसी आप समझ सकते हैं। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका इस्तेमाल कोई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो वो काम करे। फिनिक्स 2 का सबसे बड़ा वेपन कोई मिसाइल नहीं है। इस एयरक्राफ्ट पर न्यूक्लियर बम गिराने की जरूरत भी नहीं। इसका सबसे बड़ा वेपन है कम्युनिकेशन, संचार, बात पहुंचाना, कमांड पहुंचाना। क्योंकि न्यूक्लियर डेटरेंस में मिसाइल तभी मीनिंगफुल है जब कमांड चेन इंटैक्ट हो। अगर राष्ट्रपति का आदेश सबमरीन तक पहुंच ही नहीं सकता तो न्यूक्लियर फोर्स बेकार है। फिनिक्स 2 इसी पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए, इसी के बीच की कड़ी, जहां सबमरीन और राष्ट्रपति के आदेश के बीच एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जमीन पर कितनी भी तबाही आ जाए, राष्ट्रपति का आदेश खुद सबमरीन तक पहुंचा सके जो न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर सके। तो आपका इस पर क्या मानना है? इससे अमेरिका की ताकत कितनी बढ़ेगी? दुनिया में जो न्यूक्लियर रेस है वो इससे और कितनी ज्यादा तेज होगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।